अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर की बुक है 10th क्लास की, जो कि अपडेट बुक है, न्यू बुक है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूज़र इंटरेक्शन। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरह। तो यूज़र इंटरेक्शन चैप्टर का जो पहला हमारा तो इसका पहला पॉइंट है जो इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। इनपुट ये होता है कि जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं इधर लिखूं, आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में दिखाऊं, इनपुट आउटपुट, हालांकि मैंने आउटपुट गलत लिखा है लेकिन फिर भी रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। ये देखिए, उसने खुद ही ठीक कर ली है। इनपुट आउटपुट, ये कुछ डिवाइसेस आ गई हैं, ये देखें, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट क्यों है? क्योंकि कीबोर्ड से हम कुछ कंप्यूटर को की लिख के भेजते हैं तो उसको इनपुट जाती है। और ये माउस से हम, ये मैं दे रहा हूँ अभी इसे को कह रहा हूँ, इधर इनपुट आ रही है, ये मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने इसको एक इनपुट दी है। वॉइस जो मेरी आ रही है वो भी इनपुट है। अब जब आप गेम खेलते हैं तो आप भी तब भी इनपुट देते हैं। कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है, यूएसबी से भी हम इनपुट देते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस पे भी हम इनपुट देते हैं। यानी ऐसी कोई चीज़, ऐसा आला जिससे हम कंप्यूटर को कोई चीज़ दे सकते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो जो चीज़ हम देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। और आउटपुट क्या होती है? आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर हमें शो करवाता है कोई चीज़। जैसा कि स्क्रीन कंप्यूटर शो करवा रहा है तो ये आउटपुट है, यानी हमें दे रहा है। प्रिंटर हमें एक पेज देता है, वो भी आउटपुट है। स्पीकर हमें आवाज़ देता है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। ये आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। ये मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, जो इससे आवाज़ निकल रही है ना, वो आउटपुट है, ठीक है। ऐसे ही आप इधर समझ लें, इनपुट आउटपुट फंक्शन, यानी वो फंक्शन जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कोई चीज़ देते हैं कंप्यूटर को, वो इनपुट फंक्शन है। जो हम उससे वो हमें रिटर्न करता है, वो आउटपुट फंक्शन है। We need a way to provide input and output while writing programs. Each programming language has its keyword or standard library functions for input-output operation. C language offers printf function to display the output and scanf function to get input from the user. In the following section we discuss these two function. कहते हैं कि हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 में कीवर्ड्स के मतलब कर चुके हैं बात। अगर आपको नहीं पता तो आप चैप्टर नंबर 1 देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। जो सी लैंग्वेज में आउटपुट फंक्शन है वो है प्रिंटफ। आउटपुट फंक्शन है हमारे पास इधर प्रिंटफ, और इनपुट फंक्शन है हमारे पास स्कैनफ। ये दो फंक्शन है, ये आपने याद रखने हैं। आउटपुट किस लिए यूज़ होता है? ये होता है स्क्रीन पर कोई आउटपुट दिखाने के लिए। इनपुट फंक्शन जो स्कैनफ है, ये किस लिए यूज़ होता है? जब हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट देनी होती है तो हम स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब हम आगे देखते हैं प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करता है। प्रिंटफ फंक्शन इज़ ए बिल्ड इन फंक्शन। अब बिल्ड इन फंक्शन कौन से होते हैं? बिल्ड इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि लैंग्वेज में पहले से मौजूद होते हैं, यानी हमने नहीं बनाए, वो पहले से बनाए हैं, उसमें वो बिल्ड इन फंक्शन है, ठीक है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। प्रिंटफ फंक्शन कहता है कि स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम, क्या दिखाने के लिए? आउटपुट दिखाने के लिए। सी लैंग्वेज में, ये आपने याद रखना है। इट्स नेम कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड दैट इज़ यूज टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट स्क्रीन ऑल। बाकी मैं मज़ीद नहीं पढ़ता, मेन मकसद आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब ये कैसे आउटपुट दिखाता है ये हम नीचे एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल कोड 2.1 इंक्लूड्स stdio, ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ये एक वो है हेडर फाइल, ये मेन फंक्शन है और ये इसकी बॉडी है। तो अब कहते हैं कि जब इसको चलाएंगे तो आउटपुट हेलो वर्ल्ड आएगी। कौन लेके आएगा स्क्रीन पे? प्रिंटफ फंक्शन लेके आएगा। तो अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैंने ये डेव C++ ओपन कर लिया, इसमें मैंने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैंने हेडर फाइल लगाई है, ये मैंने अपना इनपुट
मेन फंक्शन लिखा है, उसके बाद मैंने प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया। अब चला के देखते हैं स्क्रीन पे हेलो वर्ड आता है या नहीं। रन कंपाइल किया और इधर कंसोल पे ये कंपाइल हो रहा है। अब ये एरर ढूंढ रहा है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ये अभी हमें कंफर्म करके बताएगा एरर इज़ ज़ीरो, वार्निंग इज़ ज़ीरो, कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। मैं रन करता हूँ इसे, तो स्क्रीन पे देखें, ये इसे गौर से देखें, ये आ गया है हेलो वर्ड। हेलो वर्ड स्क्रीन पे लिखा आ गया है, जो कि हमने इधर प्रिंट एफ में लिखा था। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ना, ये इधर डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। जहाँ मैं जो भी लिखूँगा ना, वो एज इट स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे कि लिखता हूँ मैं हेलो वर्ड इज़ आ फेमस हेलो वर्ड इज़ अ फेमस लाइन। तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, कंपाइल किया, नो एरर, रन किया, तो हेलो वर्ड इज़ अ फेमस लाइन आ गया है। तो इसका मतलब ये मैंने ब्लू कलर में कुछ भी लिखूँगा तो वो स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मैं इसको इधर से कट कर देता हूँ, क्या अब आएगा? नहीं आया, एरर आ गया। कहता है कि आपने इधर बंद नहीं किया इस डबल कोटेशन को। जो सिंटैक्स है ना इसका प्रिंट एफ फंक्शन का, वो ये है कि आपने प्रिंट एफ फंक्शन लिखना है, फिर आपने ब्रैकेट्स लिखनी है और एंड पे सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है। और आप जो स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिखेंगे, वो भी डबल कोटेशन में। जैसा कि मैं लिखता हूँ उस्मान ऑनलाइन टीचर, अब ये स्क्रीन पे आ जाएगा ऐसे ही। ये चेक करें, उस्मान ऑनलाइन टीचर स्क्रीन पे आ गया। अगर मैं सेमीकोलन भी नहीं लगाता तो भी एरर आएगा, यानी हम कोई एरर नहीं कर सकते। हमें अगर अपना प्रोग्राम चलाना है तो वो एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है, आपको ये क्लियर हो गया। मज़ीद आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब ये भी बिल्कुल वही है, वाइड मेन इंक्लूड stdio प्रिंट एफ में लिखा है उसने डबल कोटेशन में आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा ऐसे ही, आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। व्हाट इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। कहते हैं कि अगर हम वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से तो क्या होगा। लेट्स डिक्लेयर ए वेरिएबल एंड देन चेक द बिहेवियर ऑफ प्रिंट एफ। अब इंट एज इज इक्वल टू 35 ये एक वेरिएबल है। चैप्टर नंबर 1 में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और वेरिएबल क्या होता है, इसका नाम कैसे रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी टाइप कितनी है। ये सब कुछ चैप्टर नंबर 1 में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे दिया हुआ है लिंक चैप्टर नंबर 1 का, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। आप पहले वो देखें, फिर ही आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। अदरवाइज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आती तो आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट देखना पड़ेगा। नो आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस variable age on the screen, so I write the following statement printf age, but it does not serve the purpose because it display the following on the screen age. It does not display the value stored inside the variable age, instead it just display the whatever was written inside the double quotation printf. In fact, we need to specify the format of data that we want to display using format specifier. कहता है कि अगर ऐसे मैं लिखता हूँ ना, हम इधर लिख के चेक करते हैं कि कैसे उसने एक वेरिएबल बनाया है इंट एज, उसका नाम रखा है, उसके डाटा टाइप इंटीजर है, ये इक्वल है 35 के। ठीक है, अब प्रिंट एफ फंक्शन तो दिखाता है ना कुछ भी स्क्रीन पे, उसने एज देखनी है स्क्रीन पे, तो मैं इधर लिखूँगा एज। तो आपको क्या लगता है स्क्रीन पे एज आ जाएगी? आप कहेंगे आना चाहिए, क्यों नहीं आएगी? आ जाएगी जी, बिल्कुल स्क्रीन पे एज लिखा आ गया है। ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे एज लिखा हुआ आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं उसकी एज जो 35 है ये आए स्क्रीन पे, एज ना लिखा है।
डबल कोटेशन में तो हम जो लिखते हैं वो आ जाता है ना, इधर मैं कुछ भी लिख दूँ लो तो ये आ जाएगा। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो डबल कोटेशन में लिखा है वो स्क्रीन पे आ जाए। ये देखें आ गया है। तो अब क्या ऐसा करूं, मैं इसको लिख दूं एज इज इक्वल टू 35, ऐसे तो आ जाएगी। हाँ आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं ना कर सकते हम उसी को। हम चाहते हैं कि मैं इधर एज लिखूं और इसकी ये एज आए 35, एज के आगे 35। तो ये कैसे होगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो %d या %i होता है। मैं इधर लिखूँगा इक्वल, ये डाल दिया। आगे मैं चाहता हूँ इधर एज आए, इधर आए 35 लिखा हुआ है जो इसके अंदर है, तो इधर मैं लिख दूँगा %d, और ये कोटेशन के बाहर मैं कामा लगाऊंगा और मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, इसका क्या नाम है, एज। तो अब देखते हैं स्क्रीन पे क्या आता है। एज इज इक्वल टू 35। अब इधर मैंने %d लिखा था लेकिन इधर 35 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। इधर मैं अगर i लिख दूँ ना तो भी यही आएगा, ये देखें। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जब हम इंट डाटा टाइप रखेंगे तो हम इधर %i या %d इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू देगा। अब इधर एज लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इधर सिर्फ इसके अंदर %i लिख दूंगा ना तो इसका क्या मतलब है कि 35 स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखें 35, उसकी एज कितनी है 35। ये कैसे हुआ है, ये हमने उसको बताया है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के इस वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। इसमें डाटा इंटीजर है यानी इशारिया के बिना डाटा है, इंटीजर उसे कहते हैं। और ये कहाँ पड़ा हुआ है ये हमने कामे के बाद बताना है। ये मैंने उसे बताया है कि एज नाम का एक वेरिएबल है जो कि ये है, तो इसमें पड़ी हुई है 35 वैल्यू, वो इधर ले आएगा। यहाँ से जाता है कि एज में, वो इधर चला गया कि एज नाम के वेरिएबल में जाना है, तो उसमें वैल्यू क्या है 35, तो इसकी जगह 35 स्क्रीन पे दिखा दो। ये ऐसे काम करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये देखें 35 आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं कि आगे क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम स्क्रीन पे किसी वेरिएबल की वैल्यू दिखाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इधर देखें डाटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि डाटा टाइप जब इंट होगी तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ कर सकते हैं %d या %i, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जब फ्लोट होगी तो %f यूज़ करेंगे। अब इधर देखें, मैं अगर इसको, ये इंट है इधर f लिख देता हूँ, चले ऐसा करता हूँ। ये मैंने किया तो एरर तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू 35 नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि f हम अशारिया वाली वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। इधर मैं लिखूँगा फ्लोट। अब फ्लोट है तो यानी अशारिया वाली वैल्यू, इधर मैं f लिख देता हूँ। इधर तो कोई अशारिया नहीं है, चलो डाल लेते हैं। इसकी एज है 35 साल 8 माह। तो ये देखते हैं क्या आता है स्क्रीन पे, ये आता है जी, आ गया है 35 साल 9 का मतलब बेसिकली 8 ही होता है। ये ऐसे क्यों आ रहा है, कल हमने पढ़ा था कि जो फ्लोट डाटा टाइप है वो इसके बाद अशारिया के बाद 6 हिस्सों तक वैल्यू दे सकती है। अगर मैं इधर जस्ट 35 लिख देता हूँ तो ये बाकी सारे ज़ीरो लगा देगा, लेकिन इसने आंसर अशारिया में ही देना है क्योंकि ये फ्लोट है। फ्लोट के लिए हम f यूज़ करेंगे जब वेरिएबल फ्लोट होगा। लेकिन जब वेरिएबल करैक्टर होगा, अब करैक्टर क्या है ये भी हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। करैक्टर एक डाटा टाइप है, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज़ करते हैं। जब करैक्टर लिखते हैं हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें सिर्फ एक करैक्टर आता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेट्स वो b है, और उसको हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। ये देखिए अब इसको मैं चलाता हूँ, इधर f लिखा है, या क्या ये चलेगा, चलेगा, लेकिन वैल्यू बिल्कुल गलत आ रही है। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, अब c लिखना पड़ेगा क्योंकि करैक्टर डाटा टाइप है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर c है। अब देखें स्क्रीन पे b आ गया।
अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखें बी, और अब आगे देखते हैं क्या है। हैश इंक्लूड, और ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लाइव करके दिखाऊं तो चलिए हम कर लेते हैं जी। फ्लोट हाइट लेनी है 5.8, इंट एज लेनी है 35, इंट एज 35 और हाइट लेनी है हमने फ्लोट में जो कि 5.8 है। फ्लोट वेरिएबल का नाम है हाइट, कितनी है जी, हाइट है इसकी 5.8 और इसकी एज कितनी है, इंट एज इज इक्वल टू 35। सेमीकोलन आपने एंड पे लाजमी डालना है, इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्रीन पे माई एज इज़ ये लिखना है एंड माई हाइट इज़ परसेंटेज एफ। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, माई एज इज़, आगे बताना है एज कितनी है। एज अब इस एज नाम के वेरिएबल में पड़ी है 35, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, अगर वैल्यू इंट है, डेटा टाइप इंट है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम परसेंटेज डी या परसेंटेज आई रख लेते हैं। तो चलिए परसेंटेज आई रख लेते हैं, परसेंटेज आई, माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़, हाइट अब फ्लोट में है तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होगा, परसेंटेज एफ, क्योंकि हमने ये वैल्यू दिखानी है इशारिया वैल्यू, तो हम इधर लिख देंगे परसेंटेज एफ। तो अब ये आ जाएगा एफ की जगह, परसेंटेज एफ की जगह 35 आ जाएगा परसेंटेज आई की जगह। तो इधर हम वैल्यू वेरिएबल का नाम देते हैं। तो आई में जो आई की वैल्यू है वो 35 है, किस में पड़ी है, एज में, एज में पड़ी है तो इधर एज लिख दिया, और जो परसेंटेज एफ की वैल्यू है वो है 5.8 और ये किस में पड़ी है, हाइट नाम के वेरिएबल में पड़ी है, तो इधर हमें हाइट लिखना पड़ेगा। तो मैं इधर से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो इधर दोनों का नाम लिख दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ तो स्क्रीन पे आ जाएगा, ये आप चेक करें ज़रा, माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.8। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इधर एज लिखा हुआ था ना ऐसे करके, इसको बदल के मैंने एज ए रख दिया। अब इसको मैं चलाता हूँ तो क्या ये चलेगा, नहीं, वो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, कहता है कि आपका जो 35 आई है ना, परसेंटेज आई, उसकी वैल्यू 35 है और वो ए में पड़ा है। इधर आप मुझे कह रहे हैं कि वो एज में पड़ा है, तो वो एज में नहीं पड़ा भाईजान, वो ए में पड़ा है, तो इधर भी ए लिखें। तो अब मैंने ए भी लिख दिया इधर भी, तो ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा और आ गया माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.8। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है उसने। एक और प्रोग्राम लिख दिया उसने मेन में, प्रिंट एफ सम ऑफ 23 एंड 45 इज परसेंटेज टी। ये कैसे किया उसने देख लेते हैं जी, ये सारा ख़त्म कर दें। सम ऑफ 33 एंड 46 इज़ क्या है, 45 है, हाँ जी 23 है, 23 एंड 45 कितना होता है जी, हमें नहीं पता कितना होता है, हम कहते हैं कि हमें बता दो कितना होता है, वो इंटीजर में बता दो। तो इधर हम फिर क्या देंगे कि जो वैल्यूज़ हम ऐड करना चाहते हैं, ऊपर कोई वेरिएबल की वैल्यू तो नहीं है, हम जो ऐड करना चाहते हैं वो दे देंगे। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो इधर मैं प्लस लिखूँगा और 35 45। तो अब मैं ओके करूँगा तो इन दोनों को जमा करके वो किस में रख देगा, परसेंटेज डी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में रख देगा खुद ब खुद ही। ये चेक करें, सम इज़ 68। तो अगर इसको मैं मिटा भी दूँ ना, इसको, इसका कोई काम नहीं है, तो ये फिर भी आंसर दे देगा मुझे। अब देखें, वो देखें 68 आंसर दे दिया उसने। ठीक है,
अब आगे स्कैन एफ फंक्शन। अब हमने प्रिंट एफ तो देख लिया कि वो स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है। स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है? स्कैन एफ भी एक बिल्ड इन फंक्शन है, इट इज़ आल्सो ए बिल्ड इन फंक्शन। और ये करता क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ये बिल्ड इन फंक्शन है। बिल्ड इन क्या होता है कि जो लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में पहले से मौजूद है, ये क्या करता है? इट्स टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इनटू द वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स में इनपुट लेता है। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, जो उसमें इनपुट होती है वो कौन लेता है? स्कैन एफ फंक्शन लेता है। तो ये कैसे लेता है? इट स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप इन स्कैन एफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से ही लेता है। इफ यूजर इंटर्स इंटीजर डाटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन्ड इन स्कैन एफ मस्ट बी %d और %i। ये एक छोटा सा उसने प्रोग्राम लिखा है, मैं आपको यही इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। उसने एक डाटा टाइप ली है 4 करैक्टर यानी, और वेरिएबल का नाम रखा है ग्रेड, और स्कैन एफ सी ग्रेड, यानी वो यूज़र से अब इनपुट मांग रहा है और जो भी मैं इंटर करूँगा वो ग्रेड में आ जाएगा। वो कैसे? इधर मैं लिख देता हूँ 4 ग्रेड। ये एक वेरिएबल था स्कैन एफ, तो इधर उसने लिखा है %d, देखें इधर %c लिखा है। डी क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इधर करैक्टर है, इंट नहीं है, इंटीजर नहीं है। हम क्या लिखेंगे? %c लिखेंगे, %c और आगे कॉमा और एंड लगाएंगे। एंड इतना काम करने के लिए ये इसका क्या मतलब है? स्कैन एफ का मतलब है हम इनपुट लेने लगे हैं यूज़र से। कौन सी डाटा टाइप की होगी? वो करैक्टर डाटा टाइप की इनपुट होगी, यानी %c वाली होगी। और हम कहता है कि हम उसको रखेंगे किस में? वो हमने एंड के बाद देना है। उसको कहता हूँ मैं ग्रेड नाम के वेरिएबल में रख दो, और एंड पे स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी लगाना है। अब इसको मैं चलाता हूँ तो मुझसे एक वैल्यू मांगेगा। ये देखें, ये स्क्रीन खाली है। वो कह रहा है कि भाईजान कुछ इंटर करो। मैं आपके सामने इधर 8 इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, 8 इंटर। तो वो 8 अब किधर गया है? वो 8 इधर आया, इधर आया और इधर से इस ग्रेड में चला गया। अब मैं स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ तो क्या लिखते हैं? प्रिंट एफ क्या करता है? दिखाता है। मैं क्या देखना चाहता हूँ? एक करैक्टर देखना चाहता हूँ, तो %c लगाऊंगा, %c, क्योंकि उसकी डाटा टाइप करैक्टर है। किस में पड़ा है? वो ग्रेड नाम के वेरिएबल में पड़ा है, वो मैंने इधर लिख दिया। तो अब समीकरण लगा के चेक करता हूँ तो ये कह रहा है भाईजान गलती है, वो हमने इधर टी नहीं डाला, ये गलती है। अब मुझे कह रहा है कि कोई करैक्टर इंटर करो। मैं फिर 8 इंटर करता हूँ और वो मुझे दूसरी लाइन पे बता देता है, ये देखें इधर, कि आपने 8 इंटर किया था। मैं इधर कुछ और इंटर करूँगा तो वो भी मुझे बता देगा। ये दोबारा इसको चलाता हूँ, मैंने अब h इंटर किया है तो मुझे बता देता है कि आपने h इंटर किया था। इससे लेता है मुझसे वो पहली दफ़ा, और इससे मुझे दूसरी लाइन में वो दिखा देता है कि मैंने क्या इंटर किया था। ठीक है, आगे ये एक और एग्जांपल आ गई है कि इंट एक नंबर वेरिएबल है, इंटर नंबर बिटवीन 0 and 10। स्कैन एफ की मदद से उसका नंबर लिया और उसको नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से %d लगाएंगे, क्योंकि अब इसकी डाटा टाइप इंटीजर है और वो नंबर में गया है तो नंबर से ही शो होगा। तो यूज़र ने 4 इंटर किया था तो इधर 4 प्रिंट हो गया। ये आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करें, आपको समझ आएगी। अब गेट सेव फंक्शन। गेट सेव फंक्शन क्या करता है? गेट सेव फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ए करैक्टर फ्रॉम यूजर। द करैक्टर इंटर बाय यूजर डज नॉट गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। दिस फंक्शन इज जनरली यूज्ड टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू फर्दर until the user types a key।
ये ना हमारी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए ना, स्क्रीन पे आउटपुट रोकने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। मैं चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूँ। इसका एक और काम है कि इसकी मदद से हम यूज़र से एक करैक्टर भी ले सकते हैं, जो कि ज़्यादातर नहीं लेते, वो हम वैसे ही स्कैनफ की मदद से करैक्टर में लेते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि स्क्रीन पे होल्ड करता है। ये जो डेफ C++ है ये वैसे ही होल्ड कर रहा है, ये देखें ना, तो ये स्क्रीन पे आउटपुट होल्ड करेगा, ये होल्ड कर रहा है स्क्रीन पे आउटपुट, ठीक है। अब ये मैंने इधर 3 लिखे थे, एक क्यों आया है? क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में जो करैक्टर डाटा टाइप होती है ना, उसमें सिर्फ एक ही आता है। तो मैं जितने मर्जी लिख लूँ वो पहले वाला ही एक ही लेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी होल्ड है, मैं जब कोई की प्रेस करता हूँ फिर जाता है। लेकिन अगर मैं इधर गेट ch फंक्शन लिख दूँ, गेट ch फंक्शन लेके चलाता हूँ तो ये नहीं चलेगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि गेट ch फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है वो मैंने ऊपर लिखा ही नहीं, वो होता है कान आईओ में, कंसोल इनपुट आउटपुट में। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, कान आईओ करना पड़ेगा, तो अब ये चल जाएगा। अब ये देखिए मैंने y लिखा तो स्क्रीन पे y आ गया, नीचे वो नहीं आ रहा कुछ भी जो पहले आता था। जब मैं एक की दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, ये देखें फिर ये आएगा, फिर एक की दबाऊँगा फिर ये जाएगा, यानी 2 दफ़ा जाता है। तो जो पुराना था टर्बो C++ में, उसमें ये रुकता नहीं है, बस डिस्प्ले करके ना ऐसे जैसे स्क्रीन पे आए, इंटर किया, ये उसी टाइम ऐसे भाग जाता होता था, इसलिए ये गेट ch फंक्शन यूज़ करते होते। हम मोस्ट ऑफ द केसेस से नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें डेफ C++ में ऑलरेडी रुक जाता है। अब ये देखें, ये इसकी एक यूज़र से करैक्टर कैसे लेते हैं ये वो बता रहा है कि हम यूज़र से कोई करैक्टर ले सकते हैं गेट ch फंक्शन की मदद से। मैं आपको एक करैक्टर ले के दिखाता हूँ। मैंने इधर लिखा इंटर आ करैक्टर, बेसिकली इसका यही मतलब आप समझ लें। अब ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कहता है कुछ लिखो, मैंने 6 लिखा, वो इसने ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, एक हमने वेरिएबल की नाम का वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप है करैक्टर। तो हम यूज़र से करैक्टर लेते हैं कैसे, गेट ch फंक्शन की मदद से। पहले तो हम स्कैनफ की मदद से लेते थे ना, अब हम लेंगे गेट ch फंक्शन की मदद से। मैं उसको कहता हूँ इंटर की मैंने यूज़ किया है तो मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को, कौन सी डाटा टाइप का, 4 का की। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो यूज़र इंटर करे वो आ जाए, तो ये आ जाएगा। की के स्पेलिंग गलत है, वो कह रहा है भाई जान इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। अब मैं इधर दबाता हूँ 6, तो की में 6 चला गया है। अगर ऐसे करें ना, स्कैनफ इधर %C कामा एंड की, ये भी तो लेता है ना, ये भी लेता है, ये भी वेरिएबल की लेगा और की में रख देगा। ये गेट ch भी एक वेरिएबल लेगा, यानी एक वैल्यू लेगा, वो की में रख देगा। अब ये देखें, ये पहला मांग रहा है स्कैनफ, मैंने इसको 7 दिया, अब फिर मांग रहा है, ये गेट ch मांग रहा है, मैंने इसको 9 दे दिया, ठीक है। तो ये तरीका हम नहीं यूज़ करेंगे, ज़्यादातर ये ऊपर वाला तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है। टर्मिनेटर का मतलब है ख़त्म करने वाला। इधर देखें, अगर ये मूवीज़ आ गई हैं, बेसिकली टर्मिनेटर का मतलब क्या है, ख़त्म करने वाला। तो ये उन्होंने मूवीज़ बनाई है टर्मिनेटर, एक बहुत ही इंग्लिश फेमस मूवी है टर्मिनेटर, तो वो आ गई है। Statement terminator is identified for compiler which identifies end of a line. In C language, semicolon is used as statement terminator if it not is statement with
सेमीकोलन इट रिजल्ट इनटू एरर। वो कह रहा है कि सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम करता है सेमीकोलन। ये जो ऊपर डॉट और नीचे कामा बना हुआ है ना, इसको सेमीकोलन कहते हैं। कि ये आप नहीं ना लगाएंगे अगर किसी के आगे तो एरर आ जाएगा। अगर इनके आगे मैं ना लगाऊँ, ये देखें नहीं ना लगाया तो क्या होगा, एरर आएगा। तो अगर लगाता हूँ, अब नहीं आया, उस लाइन पे नहीं आया, इस पे आ गया, इसके आगे भी लगा देता हूँ, अब नीचे वाली पे आ जाएगा। जब तक सब पे नहीं लगाना इसने ओके नहीं करना। तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, यानी एंड ऑफ द लाइन। कि ये जो लाइन लिख रहे हैं ना आप, ये इधर ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब ये है इधर लाइन ख़त्म होती है, ये लाइन इधर ख़त्म होती है। अगर हम नहीं लगाते तो ये कहता है कि ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही, ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है आगे, ये भी इसी लाइन में लिखा हुआ है ये, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये इसका मतलब है ये इस लाइन इधर ख़त्म हो रही है, ये लगाना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस आर यूज इन printf function inside the double quotation and they force the printf function to change its normal behavior of showing output। कहता है कि जो escape sequence होते हैं वो printf function में यूज़ करते हैं हम, और इनका काम क्या होता है, ये फोर्स करते हैं printf function के नॉर्मल बिहेवियर को चेंज करने के लिए। printf function ये क्या है, ये इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा इसका मेन मकसद तो यही है ना, ये स्क्रीन पे दिखा दो, यही काम करता है ना ये, कि ये आउटपुट दिखाता है, ये इसका काम है नॉर्मल। ये देखें ये दिखा देगा, मैंने जो कुछ लिखा है इसने स्क्रीन पे दिखा दिया। अब हम इसको ना फोर्स करेंगे कि कुछ और करो, फोर्सली इससे कुछ काम करवाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पे ये उस्मान लिखा आए ऐसे, वो भी इनके अंदर, इन दो चीज़ों के अंदर आए, मैं ऐसे चाहता हूँ। वो नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि ये काम इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। तो इससे ये काम करवाने के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ होगा स्लैश का। स्लैश लगा दिया, इधर फिर एक स्लैश लगाना पड़ेगा। तो अब ये दिखाएगा उस्मान, ये देखें इंटर डबल कोटेशन के अंदर उस्मान आगे की आ गया, दिखाया ना इसने। तो डबल कोटेशन जब भी हमने शो करवानी है तो हमने साथ ये स्लैश लिखना है, ठीक है। सब जो एस्केप सीक्वेंस हैं उनके साथ स्लैश ही लिखते हैं हम। तो अब नीचे देखते हैं और कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस हैं। स्लैश, डबल स्लैश। अगर डबल स्लैश लिखूंगा तो क्या आएगा, एक स्लैश आ जाएगी साथ में। इसको देखें, ख़त्म करता हूँ तो ये डबल बैक स्लैश लिखा है ना, तो एक तो होगी एस्केप सीक्वेंस, एक वैसे आ जाएगी साथ, वो देखें ऊपर, ठीक है। एक बेसिकली एस्केप सीक्वेंस ही है। आगे मैं स्लैश कामा लिखूंगा तो कामे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे क्या, न्यू लाइन। न्यू लाइन आफ्टर एस्केप एंड स्पेसिफाइज मूवमेंट ऑफ कर्सर्स टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। कहता है कि अगर हम चाहते हैं, इधर देखें ये उसने लिखा है माई नेम इज़ अली और आई लिव इन लाहौर, ये दूसरी लाइन पे आए तो हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं लिखता हूँ उस्मान ऑनलाइन, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ जो टीचर है ना वो दूसरी लाइन पे आए, कंट्रोल वी, और मैं इधर कहता हूँ कि टीचर दूसरी लाइन पे आए। क्या आपको क्या लगता है ये दूसरी लाइन पे आ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता आएगा। ये देखें उसने उस्मान ऑनलाइन टीचर एक ही लाइन पे लिख दिया और इधर स्पेस भी नहीं डाली। तो चले जी, हम इसको कहते हैं कि ऐसे कर लो। इसको हम चाहते हैं ये ना चलें तो इसको कमेंट बना देते हैं हम ऐसे करके, उस्मान ऑनलाइन टीचर, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ ये टीचर है ना दूसरी लाइन पे आए, ये कुलिया तो फेल हो गया हमारा ऐसे वाला, ये इससे तो नहीं आया वो दूसरी लाइन पे, तो कैसे आएगा? तो उसके लिए ना एस्केप सीक्वेंस होगा बैक स्लैश एन। ये जो टीचर है ना इसके साथ मैं लगा देता हूँ, ये देखें इधर, ये बैक स्लैश
एन, बैक स्लैश एन का मतलब है कि ये जो ऑनलाइन के आगे बैक स्लैश एन आ गया ना, इसका मतलब है अब जो भी लिखना है ना दूसरी लाइन पे लिखना है तुमने, वो उसे कहता है। ये देखें, अब उस्मान ऑनलाइन टीचर वो दूसरी लाइन पे लिख रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बैक स्लैश एन की वजह से। मैं चाहता हूँ ये तीनों अलग अलग लाइन पे आए, तो मैं एक इधर भी बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। ये देखिए उस्मान ऑनलाइन टीचर। तो अब न्यू लाइन भी हो गया। तो अब क्या करते हैं, टैब। टैब क्या करती है? 8 स्पेसेस देती है। ये क्या करती है आपने याद रखना है, ये ऑलवेज ये 8 स्पेसेस देती है। कौन देती है जी? टैब। टैब का क्या काम है? हमें 8 स्पेसेस देनी हो तो हॉरिजेंटली 8 स्पेस, यानी लाइन में 8 स्पेसेस देनी है। अब इधर देखें, अगर मैं प्रोग्राम की तरफ आता हूँ तो ये मैंने लिखा हुआ है बैक स्लैश एन, इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़े खुले खुले हो जाएं ऐसे करके। एक तो ये तरीका है, मैं स्पेस अभी प्रेस कर रहा हूँ, स्पेस करके इनको ऐसे खुले कर लूँ, तो ये देखें खुले खुले हो गए हैं। लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ है कि मैं इससे बैक स्लैश टी की मदद से, यानी टैब की मदद से भी इनके में वक्फा डाल सकता हूँ। मैंने बैक स्लैश टी लिखा, इधर भी बैक स्लैश टी लिख देता हूँ। अब देखना इनमें 8 स्पेसेस का वक्फा आ जाएगा खुद ब खुद। ये देखिए आ गया। अगर मैं ज़्यादा बैक स्लैश टी लिखता हूँ, बैक स्लैश टी, 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 तो अब जो टीचर है वो बहुत दूर चला जाएगा। ये देखना आप, ये देखें उस्मान ऑनलाइन इधर आ रहा है, टीचर इधर आ रहा है, उतनी इतनी स्पेसेस डाल दी हैं। तो ये सिंपल तरीका है स्पेसेस देने का, ठीक है। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है बैक स्लैश टी टैब के लिए। ये उसने एग्जांपल दी है बैक स्लैश टी अली बैक स्लैश एन, यानी अब न्यू लाइन पे आ जाओ, उस पर लिखो नेम, एफ नेम फादर नेम, पहले नेम लिखो, फिर 4 स्पेसेस दो, फिर अली लिखो, फिर न्यू लाइन, फिर लिखो फादर नेम, फिर 4 स्पेसेस दो, फिर हामद लिखो, फिर न्यू लाइन पे आ जाओ, मार्क्स लिखो, टैब लिखो, यानी 8 स्पेसेस दो, सॉरी मैं 4 कह रहा हूँ इधर, 8 स्पेसेस दो और 1000 लिख दो। तो ये देखें पहले नेम आ गया नीचे, इधर ये नेम है, ये इधर से आया है, ठीक है। फिर ये जो टैब है ना, टैब, इसने क्या किया है, इसने इस यहाँ पे जितनी स्पेसेस हैं वो बैक स्लैश टी की मदद से आई हैं, इसकी मदद से, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है अली, तो अली इधर आ गया। अब ये जो बैक स्लैश एन है, इसने क्या किया है, इसने कंट्रोल को इधर लेके आया ये न्यू लाइन पे, अंडरस्टैंड। तो अब ये जो एफ नेम है यानी फादर नेम, तो इसका क्या काम है, ये इधर कैसे आया है, एन की मदद से। फादर नेम इधर आ गया, अगर मैं लाइन ड्रा करूं तो ये फादर नेम इधर आ गया, इधर से इधर आया है। और फिर बैक स्लैश टी लिखा है, तो आप जानते हैं बैक स्लैश टी इधर क्या करेगा, 4 स्पेसेस डालने के लिए बैक स्लैश टी यूज़ हुआ है। और उसके बाद ये जो हामिद लिखा हुआ है, ये एज इट हामिद इधर आ गया। फिर आगे बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन आप जानते हैं क्या करती है, ये बैक स्लैश एन है, ये न्यू लाइन पे लेके जाएगी, ये न्यू लाइन पे बैक स्लैश एन लेके आए, मार्क्स वैसे ही आ गए इधर। और फिर टैब ने ये 4 स्पेसेस डाली और एंड पे ये जो मार्क्स थे, मार्क्स कह रहा हूँ, ये 1000 लिखा था वो इधर आ गया। ये ऐसे काम कर रहे हैं एस्केप सीक्वेंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब आगे जाते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, द नेम कंप्यूटर सजेशन दैट द कंप्यूटेशन ऑफ द मोस्ट aspect of computers we need to perform computation on data through the programming. We have a lot of mathematical functions to perform calculation on data. We can also perform mathematical operation in our programs. C language offers
Numerous operators to manipulate and process data following is the list of the some basic operator types. ऑपरेटर क्या होते हैं? मुख्तलिफ काम करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, लॉजिक्स लगाने के लिए ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। तो उनकी लिस्ट कौन कौन सी या कौन कौन से हम इसमें ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है जी असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर। ये 4 किस्म के ऑपरेटर सी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पारी है जी असाइनमेंट ऑपरेटर की। ये लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको पहले पढ़ेंगे, बाकी देखेंगे बाद में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। एक वेरिएबल का तो आपको पता है, उसको कोई वैल्यू करते हैं, जब इनिशियलाइज करते हैं, एक वैल्यू देते हैं, तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की अलामत क्या है? इक्वल साइन है इसकी अलामत। जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आप क्या लगाएंगे? इक्वल का साइन लाजमी लगाएंगे। ये आपने याद रखना है, इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। इधर आ जाएं, डेव C++ के ऊपर इसको क्लोज करते हैं। इधर मैं लिखता हूँ इंट ए। अब इंट डाटा टाइप है, एक वेरिएबल है, इसको मैंने एक वैल्यू देनी है, वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए मैंने इक्वल लगाया 6। अब इसका मतलब यही है ना कि ए बराबर है 6 के। ये जो बराबर लिखा है ना, तो इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बराबर नहीं कहते, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी ये वैल्यू साइन करता है, ये 6 वैल्यू साइन कर देगा ए को, ठीक है, दे देगा 1 को। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि इधर इंट सम इज इक्वल टू 5, यानी सम के अंदर 5 रख दो, 5 सम के अंदर रख दो। इधर भी देखें, इंट ए इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू साइन हुई है, ए को 2, बी को ये 3 और टेम्प को कोई वैल्यू साइन नहीं हुआ। टेम्प को ए साइन हो गया, ए में क्या था 2, तो ऑटोमेटिकली टेम्प के अंदर 2 चला गया। ए को बी साइन हो गया, बी में 3 था तो वो बी में चला, इसमें ए में भी 3 आ गया, बी में टेम्प आ गया। बेसिकली ये राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप दी वैल्यू, दो वैल्यूज़ को हमने स्वैप किया है, यानी आपस में इंटरचेंज किया है। अब हम देखते हैं जी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली मैथ के फंक्शन हैं, ये बेसिक मैथ के फंक्शन हैं, ये भी कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, क्योंकि जो मैथ है वो मदर है सब फील्ड्स की, तो इसलिए मैथ ने तो हर जगह आना ही आना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। इसमें सबसे पहले डिवीजन है। डिवीजन ऑपरेटर को आप जानते हैं कि तकसीम करना। डिवीजन ऑपरेटर इज यूज्ड डिवाइडेड द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू ऑन द राइट साइड, यानी जो इस तरफ वैल्यू लिखी हुई है उसको वो डिवाइड करता है इस तरफ वैल्यू जो लिखी होती है। और जो स्टार का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये है मल्टीप्लिकेशन। कंप्यूटर में हम क्रॉस नहीं लिखते, मल्टीप्लाई के लिए हम लिखते हैं स्टार। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम स्टार लिखेंगे कंप्यूटर में, ठीक है। इट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई 2 वैल्यूज़। और एडिशन का ऑपरेटर आपको पहले ही पता है, और सब्ट्रैक्शन यानी माइनस मनफी लिखते हैं। और मॉडुलस ऑपरेटर ये के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? इट गिव्स रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट साइड ऑन दी ऑपोनेंट बाय राइट ऑपोनेंट, यानी जो डिवाइड के इस साइड पे होगा उसको डिवाइड करेगा इस साइड वाले से, और जो रिमाइंडर आएगा ना, एक तो ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, जो हमारा जवाब हम ऊपर वाला देखते हैं तकसीम में, और मॉडुलस में जो नीचे आता है, जो बचता है 0 बचे 1 बचे, उसको रिमाइंडर कहते हैं। मॉडुलस हमें वो देता है, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये आप डेफिनेशन आप खुद देख लीजिएगा। ये उसकी एक तकसीम किया हुआ थोड़ा सा प्रोग्राम है कि 3.0 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे। और ये प्रोग्रामिंग टाइम में आ जाए, आप ये प्रोग्राम करते हैं, ये काफ़ी आपको डरावना लग रहा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। हमने करना क्या है? दिस प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द प्राइस ऑफ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स and the total number of chocolates in the box. The programming finds the display the price of one chocolate. कहते हैं कि हमने ना प्रोग्रामर से लेने हैं वैल्यू, लेनी है प्राइस, लेनी है बॉक्स की, एक पूरे डब्बे की जिसमें चॉकलेट्स हैं, और हमने उससे पूछना है कि इसमें कितनी चॉकलेट्स हैं। तो हम
दो चीज़ें उससे पूछेंगे कि इस डब्बे की प्राइस कितनी है और इसमें कितनी चॉकलेट्स हैं, और हमने उसको बताना है कि एक चॉकलेट फिर कितने की हुई। ये हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम खुद बताए। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम शुरू करते हैं जी डेव C++ में। सबसे पहले आपको पता है कि हेडर फाइल मेन फंक्शन चाहिए होता है और उसके बाद हमारी बॉडी शुरू होती है। तो हम इधर लिखते हैं कि नंबर ऑफ चॉकलेट मैं लिख लेता हूँ। एक वेरिएबल मेरा ये हो गया और एक मैं लिखता हूँ हमने नंबर ऑफ चॉकलेट फाइंड करनी है और उससे हमने प्राइस पूछनी है। प्राइस बॉक्स की हम इसमें रख लेंगे। एक मैं वेरिएबल लेता हूँ कि प्राइस पूछ ली और नंबर ऑफ चॉकलेट्स पूछने हैं और हमने हर एक की कीमत बतानी है। ये हमारा टारगेट है। इधर देखें कि उससे हमने दो चीज़ें लेनी है कि बॉक्स की प्राइस, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ये जो बॉक्स प्राइस है मैंने इसको लिख लिया प्राइस, और जो नंबर ऑफ चॉकलेट है मैंने इसको ऐसे नंबर ऑफ CH लिख लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो सेम काम करेगा। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स के नाम हैं तो मैंने ये रख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिट प्राइस कि एक की वैल्यू कितनी है ये हमने बताना है। तो हम इधर लिख देते हैं यूनिट प्राइस को मैं UP लिख देता हूँ। सिंपली काम ही ख़त्म करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। तो अब देखें इसने ये सारे फ्लोट रखे हैं। फ्लोट क्यों रखे हैं? क्योंकि अशारिया में वैल्यू आ सकती है। फ्लोट का यही मतलब होता है ना कि किसी की कीमत, एक की कीमत ये भी आ सकती है ना 3.5 फी चॉकलेट की कीमत, तो इसलिए इसने फ्लोट रखे हैं। तो हम भी फ्लोट रख लेते हैं, फिर ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता। वैसे इंट भी कर रहे तो एक करना तो प्रोग्राम ही होता है। चलें फिर भी मैं फ्लोट लिख देता हूँ। फ्लोट लिख दिया। अब यूज़र से हमने क्या लेना था? हमने उसको कहना था कि दो चीज़ें इंटर करें। तो उसको पहले एक मैसेज भेजेंगे ना कि भाईजान आपसे कुछ लेना है, उसको बताएंगे क्या लेना है। हमने लेना है उससे कि आप इंटर करें बॉक्स प्राइस, वो बॉक्स प्राइस इंटर कर देगा। फिर हमने उसको स्टोर करना है। हमने पढ़ा था कि हम scanf की मदद से कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं, तो हम scanf की मदद से वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। तो इधर हम लिखते हैं परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ऊपर फ्लोट यूज़ किया तो इधर F यूज़ होगा। इसके बाद हम लिखते थे एंड ऑपरेटर और आगे जिसमें स्टोर करनी है उस वेरिएबल का नाम। तो हमने प्राइस में स्टोर करनी है तो इस वेरिएबल का नाम इधर आ जाएगा प्राइस। तो एंड पे सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है। एक चीज़ हमने उससे ले ली है, अब हमने उससे दूसरी चीज़ भी लेनी है। वो क्या है जी? वो है इंटर नंबर इंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ये देखें बॉक्स प्राइस वो मांग रहा है, उसके बाद चॉकलेट्स मांग रहा है। तो अब इसको भी स्टोर करेंगे इस वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम हमने सेम ही रखना है, जो ऊपर रखा है ना उसी में स्टोर करेंगे। ये अब दोनों चीज़ें यूज़र इंटर करेगा वो इसमें आ जाएंगी। अब हमने उसको क्या बताना है? यूनिट प्राइस बताना है कि एक चॉकलेट कितने की है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम जो बॉक्स की टोटल कीमत है ना उसको नंबर ऑफ चॉकलेट से डिवाइड कर देंगे ना तो वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि एक कितने की है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो बॉक्स है ना उसमें जो चॉकलेट्स हैं वो हैं 30 हैं, 30 चॉकलेट्स हैं जी। तो मैंने उसको पूछा है कि एक नंबर ऑफ चॉकलेट्स 30 हैं और इनकी प्राइस कितनी है। तो वो प्राइस कहता है जी इनकी प्राइस है जी फॉर एग्जांपल 60 रुपये प्राइस है। तो 60 रुपये प्राइस है, 30 चॉकलेट्स हैं, तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे। 0 0 से कट गया और 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। यानी हमारे पास एक चॉकलेट की कीमत कितनी आ गई? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बॉक्स प्राइस को नंबर ऑफ चॉकलेट पे डिवाइड करना है तो हमारे पास एक की कीमत आ जाएगी।
यही चीज़ हम इधर करेंगे, हम लिखेंगे बॉक्स प्राइस यूनिट प्राइस इज इक्वल टू बॉक्स प्राइस। बॉक्स प्राइस हमने इस प्राइस नाम के वेरिएबल में रखी है, वो मैंने इधर लिख लिया। और अब अभी हमने पढ़ा है कि हम डिवाइड के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने डिवाइड किस पे करना था, नंबर ऑफ चॉकलेट पे, या नंबर ऑफ चॉकलेट पे डिवाइड कर दिया। अब इधर आ जाएगी बॉक्स की टोटल प्राइस और उनको डिवाइड करके जो आंसर होगा वो यूपी में चला जाएगा। अब यूपी को हमने स्क्रीन पे दिखा देना है, तो स्क्रीन पे कुछ भी शो करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इधर लिख दिया प्रिंट एफ। हम इधर उसको बता देते हैं कि प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, और आगे हम लिखते थे उस वेरिएबल का नाम यूपी। अब देखें जो बॉक्स प्राइस, एक यूनिट प्राइस आएगी ना एक चॉकलेट की, वो यूपी में आएगी। तो हमने ये मैसेज को दे दिया कि एक चॉकलेट की कीमत कितनी है, परसेंटेज एफ, और आगे यूपी दे दिया वेरिएबल का नाम, यानी जो वेरिएबल यूपी में कीमत आएगी वो इस परसेंटेज एफ की जगह शो हो जाएगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इसको रन करते हैं। कंपाइल किया तो अभी ये कंपाइल कर रहा है, तो कहता है इसमें एरर है। ये देखिए मैंने प्रिंट लिखा है, एफ नहीं था लिखा। ये देखें ये सिंटैक्स एरर था, इधर भी एफ नहीं लिखा, ये सिंटैक्स एरर होता है। अब ठीक है। अब ये देखें मुझसे मांग रहा है, अब ये मुझसे मांग रहा है कि इंटर बॉक्स प्राइस, कि आपका बॉक्स कितने का है, टोटल बॉक्स। मैं कहता हूँ 60 रुपये का है जी। कहता है कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स, इसमें चॉकलेट्स कितनी है, मैं कहता हूँ इसमें 30 चॉकलेट्स हैं। तो उसने मुझको बता दिया कि प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज 2। इधर 1 के स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो NE होगा 1। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी ना दूर वैल्यू मांगे, तो मैं इधर स्पेस दे देता हूँ। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, पहले कंपाइल करना है फिर रन करता हूँ। तो अब मैं इसको कहता हूँ कि मेरा जो चॉकलेट्स का डब्बा है ना वो इतना महंगा है, 3509 रुपये का है। उसमें चॉकलेट्स कितनी है, उसमें 200 चॉकलेट्स हैं। अब बताओ कितने का, एक चॉकलेट कितने की होगी। वो कहता है कि एक चॉकलेट आपकी 17 रुपये की होगी, 17.54। इधर 1 लिखना था, 1 लिख दिया। समझ आ गई। यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा कीमत है, इतनी कीमत है जी एक बॉक्स की, उसमें इतनी चॉकलेट्स हैं। अब हम मैन्युअली करेंगे, हमें बहुत देर लगेगी, तो प्रोग्राम यही करता है कि उसी टाइम में एक की वैल्यू बता देता है। ये आपका था प्रोग्राम नंबर ये 2.2। ये वैल्यू दे के देख लेते हैं जो उसने दिया है। उसने 150 दिया है और उसमें 50 चॉकलेट था, तो 3 आया है, हमारा आता है 3। इधर चेक कर लेते हैं जी, 150 और इसमें 50 चॉकलेट हैं, 3 आना चाहिए। या देखें आंसर इसे 3 है। आगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, स्टार डालकर आपको बताया था कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो स्टार डालेंगे। अब इसी में कर देते हैं, ये सारा करते हैं डिलीट, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 5 स्टार 5, तो ये सारा भी मिटा देते हैं। इधर लिखते हैं परसेंटेज एफ और यूपी कॉमन ही डाला इधर। ये देखें 25, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। अब मैं इसको इंटीजर कर दूंगा ना अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इधर परसेंटेज डी या आई करना पड़ेगा। तो अब अशारिया में आंसर नहीं आएगा। ये देखें 25 आया। तो इस तरह हम 2 वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं। तो अब कितना आएगा जी, 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है। और हम एक वेरिएबल एक नंबर को भी कर सकते हैं। कैसे, मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 6
ए की वैल्यू 6 है, मैं इधर लिख देता हूँ a+5, या इसका मतलब ये हुआ 6+5, ये देखना आप अब 11 आएगा। ये देखें 11 आ गया। तो नतीजा ये निकला कि हम दो इंटीजर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई, ऐड, माइनस और सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस, रिमाइंडर सब कुछ कर सकते हैं। अब मॉडुलस कैसे काम करता है बेसिकली मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। अब इधर देखिए, मैं इधर लिखता हूँ 31। अब 31 को मैं डिवाइड करूँ मैनुअली जैसे हम करते हैं नोटबुक पे ऐसे करके, तो क्या आएगा, मैंने इसको 5 पे डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल, तो 5 6 टाइम होता है 30, हाँ जी, और नीचे बचा 1। तो अब ये जो है ना, ये क्वोशंट है, इसको हम क्वोशंट कहते हैं, और ये जो है ना ये हमारा रिमाइंडर है, इसको रैम भी लिखते हैं, रिमाइंडर। अब जब हम डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ये ऊपर वाला होता है, ये वाला, ठीक है। जब हम मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना ये वाला आएगा, मॉडुलस में जो रिमाइंडर रह जाएगा ये बाकी रह जाएगा। अब देखना, मैं 31 को 5 पे डिवाइड करके दिखाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। 31 लिख लिया, तो इधर मैं अब डिवाइड करता हूँ, ए में 31 है ना बेसिकली, a डिवाइड 5। अब डिवाइड किया है तो आंसर ऊपर वाला आएगा, यानी 6 आएगा। ये देखें 6 आ गया। तो अब मॉडुलस लेता हूँ, यही अब रिमाइंडर आएगा, जो नीचे 1 बचा था वो आएगा। ये देखना आप देखें 1 आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मॉडुलस और रिमाइंडर में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं। आगे चलते हैं जी। आगे एडिशन परफॉर्म कर लिया हमने, आपको करके दिखा दिया है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम टेक्स मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द सम ऑफ मार्क्स ऑन दी कंसोल। कहते हैं कि यूज़र से मार्क्स पूछें और उनको ऐड करके दिखाएं। तो 3 उसने ये ले लिए हैं वेरिएबल, फिर उसको बोला है कि इंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, अपने मैथमेटिक्स के मार्क्स इंटर करो, वो इंटर करेगा, उसको स्कैनर की मदद से मैथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर साइंस के पूछे, फिर परसेंटेज डी लगाया क्योंकि इसकी इंट है साइंस की भी डाटा टाइप, तो ये साइंस में स्टोर कर दिया। दोनों को सम कर दिया यानी ऐड कर दिया, और वैल्यू किस में रख दी, सम में। एंड पे सम ऑफ मार्क्स परसेंटेज डी लगा के सम को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, तो इनका सम होके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये आप खुद परफॉर्म करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सब्ट्रैक्शन भी यानी माइनस करना हो दो वैल्यूज़ को, फॉर एग्जांपल मैं 30 में से निकालना चाहता हूँ 5, कितने 31 में से, तो आ जाएगा 26 आना चाहिए। ये देखें 26 आ गया। तो ऐसे हम दो वैल्यूज़ को माइनस कर सकते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर भी हमने पढ़ लिया कि ये हमें रिमाइंडर देता है। ये एक एग्जांपल दे रहा है कि नंबर, यूज़र से एक नंबर लिया, उसको नंबर नाम के वेरिएबल में रख दिया, डिजिट में नम को 10 से मॉडुलस लिया, जो रिमाइंडर आएगा वो स्क्रीन पे दिखा देगा। यानी अगर 789 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मॉडुलस 9 आएगा। 789 को करके दिखा देता हूँ। 789 को मॉडुलस लेना है इसका, ये हो गया मॉडुलस 10 के साथ, तो क्या आता है, 9 आता है। ये देखिए 9 आ गया। यही चीज़ उसने इधर की है, ठीक है। आगे कन्वर्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सी एक्सप्रेशन। रिलेशनल ऑपरेटर, ये आप प्रैक्टिस के लिए हैं, वैसे एक्टिविटी है, ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आप करना चाहते हैं तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका कोड बना लें, एक वेरिएबल z रखें, एक y रखें, और एक साइड पे x रखें कि जो भी आंसर आए x में इसमें आए। यूज़र से वैल्यू लें, y की क्या वैल्यू है, z की क्या वैल्यू है। वैल्यू लेके स्कैनर की मदद से स्टोर करके आंसर x में रख के स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं आप। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, ये रिलेशनल का मतलब तल्लक होता है, तल्लक बनाने वाला ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज, यानी दो वैल्यूज के दरमियान क्या तल्लक बन रहा है ये आइडेंटिफाई करता है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। कि ये इक्वल हैं, नॉट इक्वल हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये सब बताता है।
तो ये रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं ये नीचे लिखे हुए हैं कि जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू यूज़ करना है तो हमने डबल इक्वल लगाना है, और जब हमने नॉट इक्वल करना है तो ये निशान डाल के आपने नॉट इक्वल करना है। और जब ग्रेटर देन तो फिर ऐसे एंगल ब्रैकेट बनानी है, जब लेस देन ऐसे एंगल ब्रैकेट बनानी है। ग्रेटर देन इक्वल टू इसका मतलब है बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब है छोटा है या बराबर है। इधर थोड़ा परफॉर्म करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसका मतलब है 5 बराबर है 5 के, ट्रू है। 5 बराबर नहीं है 7 के, ट्रू है। 5 बड़ा है 7 से, गलत है। 5 कैसे 7 से बड़ा हो सकता है, फॉल्स। 5 छोटा है 7 से, ठीक है। 5 बड़ा है या बराबर है 5 के, हाँ जी बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, ट्रू है। 5 छोटा है या बराबर है 4 के, 5 ना छोटा है ना ही बराबर है 4 के, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, यानी तल्लक बनाते हैं दो वैल्यूज में। इधर आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूं मैं लिखता हूं इफ 5 इज इक्वल टू 5। अगर 5 5 के बराबर है तो यूपी की वैल्यू स्क्रीन पे दिखा दो। यूपी की वैल्यू 100 रख दी मैंने, तो अब ये स्क्रीन पे 100 दिखाएगा, ये चेक करें। क्योंकि 5 5 बराबर के है, ट्रू होगी वैल्यू तो स्क्रीन पे ये आ जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ 5 बराबर है 9 के, अब ये गलत है ना, तो अब स्क्रीन पे 100 नहीं आएगा। ये चेक करें, 100 नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये गलत है। जब ये सही होगी तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है इफ के नीचे वो चलेगा, अगर ये गलत हो जाती है तो ये नहीं चलेगा। तो अब गलत हो गया, ये नहीं चलेगा। मैं लिख देता हूँ ऐसे, 5 बराबर है 5 के, ये बात ठीक है। तो अब चलना चाहिए ना, 100 आ गया। लेकिन आप देखें इधर मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 5 बराबर है 5 के, लिखा तो ये भी ठीक है, लेकिन ये कह रहा है गलत है। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये सिंगल इक्वल, ये मैं आपको बताया था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे बनता है, इसका मतलब इक्वल टू है, इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर कि 100 असाइन कर दो अप को। जैसे इधर मैं लिखूं अप इज इक्वल टू 100, तो ये बात ठीक है। अब स्क्रीन पे 100 आएगा, ये चेक करें, आ गया ना। अब आपको इन दोनों में फ़र्क ही समझ आ गई होगी। इसका मतलब इक्वल टू है, इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो लॉजिक्स बनाते हैं, जिनकी मदद से हम लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बुलियन एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस ए बुलियन एक्सप्रेशन एज ए रिजल्ट। बुलियन एक्सप्रेशन वो होती है जिसका आंसर सही होता है या गलत होता है, यानी जिसका जवाब सही होगा या फिर गलत होगा, तो उनके दरमियान तल्लक बनाती है रिलेशनल ऑपरेटर। 3 किस्म के होते हैं, एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को डबल एंड की मदद से जाहिर करते हैं, आर ऑपरेटर को डबल लाइन ये लगी हुई है इनकी मदद से, और नॉट ऑपरेटर को इस साइन की मदद से हम जाहिर करते हैं। एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन, एंड ऑपरेटर डबल एंड टेक्स टू बुलियन एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट ट्रू इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। यानी दोनों वैल्यूज जो इस साइड पे लिखी हुई है इस साइड पे लिखी हुई है दोनों सही होंगी तो जवाब सही आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये उसने लिखा हुआ है, जैसा कि फॉल्स हो ये भी फॉल्स हो, दरमियान में एंड है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू हो तो भी फॉल्स, ट्रू फॉल्स हो तो भी फॉल्स, इधर भी ट्रू इस साइड पे भी ट्रू, फिर ट्रू रिजल्ट आएगा। आर ऑपरेटर में क्या होता है? आर ऑपरेटर में अगर दोनों में से एक भी ठीक हो जाती है ना तो आंसर ठीक हो जाएगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, फॉल्स है, ये वाली साइड वाली ट्रू है तो ट्रू, इस साइड वाली ट्रू है, साइड वाली फॉल्स है तो भी ट्रू, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा। इसमें आंसर उस टाइम फॉल्स होगा जब दोनों ही फॉल्स हो जाए, दोनों तरफ गलत जवाब हो। नॉट ऑपरेटर क्या होता है? जो ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ये उल्ट कर देता है। नॉट ऑपरेटर निगेट्स यानी बदलता है, तब्दील करता है, जुटला देता है, और रिवर्स दी वैल्यूज ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। यानी ये ट्रू है ना, इसके साथ नॉट लगा दिया तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है इसके साथ नॉट लगा दिया ये ट्रू हो गया, उल्ट कर देता है।
अब ये लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखी हुई है कि 3 छोटा है 4 से, ये बात ठीक है, 3 वाकई ही 4 से छोटा ही होता है। एंड और 7 बड़ा है 8 से, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये ठीक है, ये गलत है, तो आंसर इसका क्या आएगा? गलत आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों ठीक होनी चाहिए। ये देखो इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया। ये कह रहा है 3 बराबर है 4 के, गलत है, लेकिन 3 बड़ा है 1 से, ये बात ठीक है। और इनके दरमियान ऑपरेटर है आर में हमने पढ़ा था दोनों में से एक भी ठीक हो जाए ना तो ठीक होगा। अब ये ठीक हो गई है तो ये ट्रू इसका आंसर आएगा, क्योंकि 3 1 से बड़ा ही होता है। अब ये देखें, ये पहले ब्रैकेट लिखी हुई है ना, तो इसका मतलब है पहले अंदर वाला सॉल्व करना है। 4 बड़ा है 2 से, हाँ जी बात ठीक है। 2 बराबर है 2 के, ये बात भी ठीक है, दोनों ठीक हो जाए फिर भी ट्रू है। अब ये बात है तो ट्रू, लेकिन ये साथ नॉट ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये इसको फॉल्स बना देगा। ये देखिए फॉल्स बना दिया। 4 छोटा है या बराबर है 6 लेस देन है इक्वल है 6 के, हाँ जी इक्वल है, लेस देन नहीं है, इक्वल है, बात ठीक है। और 1 बड़ा है 2 से और साथ नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब मान गया 1 बड़ा नहीं है 2 से, बात ठीक है, 1 वाकई ही बड़ा नहीं होता 2 से, तो ये दोनों ठीक हैं, तो आंसर ट्रू आएगा। 8 बड़ा है 7 से, 8 बड़ा है 9 से, गलत है। 1 छोटा है या बराबर है 0 के, गलत है, लेकिन इसके साथ नॉट लिखा हुआ है, ये गलत है। अंदर वाली नॉट लिखा हुआ है, इसको सही कर देगा, तो दोनों में से ये वाली सही हो गई, तो इसका आंसर ट्रू आ गया। समझ आ गई? यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एक ही चीज़ हो, एक ही एक्सप्रेशन हो। ऑल द ऑपरेटर डिस्कस इन दिस चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक टाइप्स, कि हम जितने पढ़े हैं उनको 2 टाइप में तकसीम कर सकते हैं, यूनरी और बाइनरी में। यूनरी ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओवर 1 ऑपरेंड ऑनली, ई.जी. लॉजिक नॉट ऑपरेटर। जो नॉट ऑपरेटर होता है ना वो यूनरी है, वो सिर्फ एक पे ही अप्लाई होता है। ये देखें 1 पे हो रहा है, इधर भी सिर्फ x के साथ हो रहा है, ये 1 पे ही अप्लाई होता है, इधर भी ट्रू के साथ हो रहा है। लेकिन जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, यानी एंड, जैसे आर, एंड आर, ये दोनों बाइनरी हैं, ये 2 पे अप्लाई होते हैं, यानी इस पे और इस पे, इनके दरमियान में आएगा एंड, ये हमेशा 2 पे ही अप्लाई होंगे। जो 2 पे अप्लाई होते हैं वो बाइनरी होते हैं, बाइनरी का मतलब 2 ही होता है। यूनरी यानी 1 पे अप्लाई होते हैं, जो वो यूनरी होते हैं। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी, यानी इनकी तरजीह, पहले कौन सा हल करना है, बाद में कौन सा करना है। तो आपने हमेशा एक बात याद रखी है कि सबसे पहले हमने ना ये जो छोटी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं ये सॉल्व करनी होती है, ये कहीं भी आ जाए। अब इसे में देखें, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 4 क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें छोटी ब्रैकेट आ गई है, ये 20 आ गया। उसके बाद हमने करना होता है नॉट ऑपरेटर को सॉल्व। ये नॉट ऑपरेटर इसमें है ही नहीं, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नॉट ऑपरेटर के बाद हमने करना है ज़रब, तकसीम और मॉडुलस को। इन तीनों में से कोई भी कर ले, लेकिन करना तीनों को है पहले। तो चलें पहले ज़रब कर लेते हैं। पहले डिवाइड का आया 18 से 2 के साथ, तो 9 आ गया। फिर 9 को 3 के साथ ज़रब दे देंगे तो 27 आएगा। 7 को 3 से तकसीम कर देंगे तो 1 आएगा। रिमाइंडर मॉडुलस ले रहा है वो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब ये तीनों भी हो गए। इसके बाद हमने जमा और नफ़ी को करना होता है। तो अब ये जमा नफ़ी हो रहे हैं, तो इन सब को जमा कर दिया तो 48 आ गया। अब जमा नफ़ी के बाद अगर फिर भी कोई ऑपरेटर रहते हो ना, तो लेस देन है, यानी ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये सारे सॉल्व होंगे। फिर इक्वल, नॉट इक्वल, फिर एंड ऑपरेटर, फिर आर ऑपरेटर और एंड पे असाइनमेंट ऑपरेटर। ये प्रेसिडेंसी है। इसी तरतीब से आपने सॉल्व करनी है कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसका मतलब ये है। ये एक्सरसाइज है, ये आप देख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैन बी स्टोर इन एन इंटीजर, के इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर हो सकती है? तो इससे थोड़ी ज़्यादा ही होती है। एक इधर लिखा है 6, 8, 7। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर एंड पे चैप्टर पे दिए होते हैं।
ग्लासरी में देख के। डिफाइन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, सेमी कॉलन होता है। फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज डी जैसे परसेंटेज आई। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था /10 स्लैश टैब /n। स्कैन फंक्शन क्या करता है, मॉडुलस क्या करता है, ये सारी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैन एफ एंड गेट सेज फंक्शन, ये सारे आंसर के आप रिप्लाई कर सकते हैं। आप इस काबिल हैं अगर आपने सारी वीडियो देखी है, आपको याद आना चाहिए। तो आगे देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कहता है ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है इसकी आउटपुट बताएं क्या होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम अब जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी हमने पढ़ी है ना वो इधर अप्लाई करनी है। उसने सबसे पहले क्या किया, 3 उसने वेरिएबल लिए हैं, इंट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 z इज इक्वल टू 6। तो 3 और आंसर लिए वेरिएबल लिए हैं, आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आंसर 1 बराबर है x डिवाइडेड बाई z। मैं आपको साथ साथ इधर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो x है ना, यानी x कितना है, x है हमारे पास 2, उसको डिवाइड कर दें z के साथ। z कितना है हमारे पास 6, और फिर क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये ज़रब तकसीम हम दोनों इकट्ठे कर सकते हैं, यानी इनकी प्रेसिडेंसी सेम है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले चलो डिवाइड कर लें। तो इनको डिवाइड करेंगे, ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3/3 हो जाएगा, 3/3। तो आपस में ये कट गए, तो इधर आंसर क्या आ गया 1, यानी आंसर 1 में आंसर क्या आ जाएगा 1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमारे पास जो आंसर 1 है इसमें अब 1 पड़ा है। आंसर 2 में क्या आएगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, y की वैल्यू हमारे पास है 3 और प्लस z की वैल्यू हमारे पास 2 और डिवाइडेड बाय y की फिर आ गई 3 और आगे मल्टीप्लाई 2। अब प्रेसिडेंसी जो डिवाइड है ना उसकी ज़्यादा है, तो हम पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर प्लस वाला करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका जो आंसर है, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड इन दोनों में से कर सकते हैं। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, तो ये बन गया 2 + 3 + 2/6। तो इनको आपस में अगर कट करें तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ आ गया 3। 3 + 1/3 ये आंसर आ गया। अब इनको अगर ऐड कर दें तो 3 नीचे आ गया, 9 + 1 10/3, 10/3 आ गया। इसमें 10/3 को डिवाइड कर दें तो अगर ये बन जाएगा हमारे पास 3.3 ही बन जाएगा इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम ऐसी तरीके से, तो इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेसिडेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं। ये आपने सारी एक्सरसाइज इसी रूल के तहत सॉल्व करनी है, एंड पे इनके आंसर शो हो जाएंगे। आंसर एंड पे लिखे होंगे, आप देख सकते हैं, ये बहुत इजी है। अब ये जो क्वेश्चन है ना बी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको डेव पे करके दिखाता हूँ। हमें प्रिंट एफ चाहिए एक, ये हमने प्रिंट एफ लिख लिया, और उसके बाद हमें $n लिखना है और \n उसके साथ भी लिखना है। हमने तो लिखना है $n और फिर \n फिर \n, और उसके बाद इसमें थोड़ी स्पेस डाल देता हूँ जैसे उसने डाली है। वैसे स्पेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, $n $n लिखना है। फिर इसके बाद उसने लिखा है $n 1 2 3, और उसके बाद आता है जी हमारे पास /n/$n और इसके बाद क्या आ रहा है जी \NT
और फिर टी, टी। अब इधर नीचे एक और प्रिंट एफ है, इसमें उसने लिखा है $n /$n। /n। अब इसमें देखना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिर $n /n, $n /n और /n, ऐसे करके ना उसने लिखा हुआ है। अब आपके जहन के मुताबिक स्क्रीन पे क्या आएगा, इसमें ना उसने वो यूज़ किए हैं एस्केप सीक्वेंस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखें सबसे पहले स्क्रीन पे क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं दिखाऊंगा नहीं, इधर सीधा लिखता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाएगा $n, ऐसे करके $n आ गया। फिर उसने /n लिखा है, यानी नीचे वाली लाइन इधर आ गया, ये लाइन और एक बारी फिर नीचे लाइन, वो इधर 2 लाइनों छोड़ देगा, दूसरी फिर लाइन पे लिखेगा ये $n। तो अब उसने इधर क्या लिखना है, 3 दफ़ा n लिखना है एक लाइन छोड़ के ऊपर वाले, और उसके बाद फिर /n है, यानी न्यू लाइन पे इधर आ जाएगा, इधर फिर वो ये वाला n लिख देगा, इधर आ गया ये वाला n, और आगे क्या है फिर /n, यानी फिर नीचे चले जाओ, अब फिर इधर आ गया, और इधर इस क्या लिखना है, t लिखना है, n नहीं लिखना उसने, t लिखना है, सॉरी इधर क्या लिखना है, t लिखना है, और आगे /t क्या करता था, 4 स्पेसिस देता था, 8 स्पेसिस, ऐसे इधर स्पेसिस आ जाएंगी, और नीचे क्या लिखा हुआ है $n, और $n फिर किधर आ जाएगा, 8 स्पेसिस के बाद इधर आ जाएगा, और आगे /n, तो सेम इधर ही /n आ जाएगा, /n आ जाएगा ऐसे स्क्रीन पे, और फिर $n, तो इसके साथ ही फिर $n आ जाएगा, और फिर /n, तो आगे जगह ख़त्म हो गई, इसके साथ ही /n आ जाएगा, और एंड पे न्यू लाइन पे जाएगा ऐसे। तो आउटपुट कुछ ऐसी होगी, चले जी करके देखते हैं, ये चेक करें, मज़ेदार है ना। अब हुआ क्या है, वो बेसिकली समझाना आपको ये चाहता था कि ये जो आपने $n लिखा है ना भाई साहब, ये तो आ गया ऐसे ही, उसके बाद /n का मतलब है न्यू लाइन, मैं न्यू लाइन पे आ गया, फिर /n लिख दिया आपने तो मैं उससे नीचे लाइन पे चला गया, फिर आपने 3 n डाल दिए तो मैंने इधर लिख दिए, फिर आगे /n है, इसका मतलब मैं नीचे वाली लाइन पे चला जाऊँ, मैं नीचे वाली लाइन पे आ गया, इसके बाद आपने n लिखा, मैंने इधर n लिख दिया, फिर आपने /n लिख दिया, तो इसका मतलब है मैं नीचे चला जाऊँ, आगे t लिखा है तो मैंने इधर t लिख दिया, फिर आपने /t लिखा है, इसका मतलब है 8 स्पेसिस छोड़ दो, नीचे $n लिख दो, ये $n लिख दिया, फिर /n लिख दो, /n लिख दो, मैंने लिख दिए, फिर $n लिखो, फिर /n लिख दो, मैंने वो लिख दिया, और एंड पे न्यू लाइन लिख दो जो कि इधर पे आ गया। तो आप सोच रहे हैं कि ये लिखते हैं तो न्यू लाइन पे जाता है, ये लिख दिया तो ये ऐसे ही आ गया। वो बेसिकली इसमें यही समझाना चाहता है कि जब आप /n लिखेंगे इसका मतलब है न्यू लाइन पे जाना है, लेकिन /n लिख देंगे इसका कोई मतलब नहीं है, इसको वो एग्जिट स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, ये इसका मतलब था। अब नीचे वाला क्या है, फ्लोट a = 4, b फ्लोट 2.3, b = c × a। अब b खाली है, c में 2.3 है, a में 4 है, तो 4 × 2.3 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन b क्या है, b एक इंटीजर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 8 आएगा, वो फ्लोट वाली वैल्यू छोड़ देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंट a = 4, b ऐसे ही है शायद, फ्लोट c = 2.3, फ्लोट c = 2.3,
एंड बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, वैल्यू किसकी शो करवा दो जी, बी की स्क्रीन पे। कोई एरर नहीं है। तो अब चेक करें, स्क्रीन पे 9 आंसर आ गया है। वो क्यों आया है ये आपको कैलकुलेटर बताएगा। ये कैलकुलेटर ओपन कर लिया, हमारे पास था 2.3 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर कितना आ रहा है 9.2। आंसर है 9.2। अब क्योंकि जो जिसमें बी में हमने रखा है 9.2 आना चाहिए ना, लेकिन 9 आया है क्योंकि बी की जो डेटा टाइप है ना इस बी की वो है इंटीजर। हमने पढ़ा था इंटीजर में इशारिया नहीं आती, तो इसलिए इसने ये जो इशारिया था इशारिया 2 वो काट दिया और सिर्फ 9 स्क्रीन पे शो करवाना है। अगर मैं इसको फ्लोट कर दूंगा ना, ये देखें फ्लोट, तो इधर परसेंटेज एफ लिख दूंगा, अब ये इशारिया भी मुझे देगा 9.2, सेम आंसर आया है। ठीक है, तो ये आपको समझाना चाहता था। अब इंट ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, ये एक्सप्रेशन वैसे ही सोल्व करनी है, पहले ब्रैकेट्स फिर मल्टीप्लाई एंड डिवीजन और मॉडुलस और एंड पे ऐड। कंप्यूटर सॉल्व कर देगा, खुद ही आप लिखें। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले ब्रैकेट्स फिर इनको चेक करना है और फिर ये दोनों ठीक होंगी और इनके साथ आर करना है, यानी या ये ठीक हो जाए या ये दोनों ठीक हो। आर का मतलब ये है। अब आइडेंटिफाई एरर, कि आपने इनमें से एक एरर तलाश करना है कि इसमें गलती क्या है। गलती ढूंढना बहुत आसान है। इधर देखें हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है। वाइड मेन बिल्कुल ठीक है। इंट ए कामा बी इज इक्वल टू 13 बिल्कुल ठीक है। बी इज इक्वल टू ए परसेंटेज 2 बिल्कुल ठीक है। प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज ए एंड, आप सोच रहे होंगे एरर क्या है, एरर तो है ही नहीं इसमें, लेकिन इसमें एरर है। तो अब हम गौर से देखते हैं कि उसने क्या किया है। ज़रा अपनी आंखें खोल के देखें कि इधर ना उसने ये डबल कोटेशन स्टार्ट की है, इधर क्लोज ही नहीं की। इधर क्लोज भी तो करते हैं ना जब भी स्टार्ट करते हैं। ज़रा कोड की तरफ आएँ, ये देखें, ये स्टार्ट भी करनी होती है क्लोज भी करनी होती है, लेकिन इधर उसने क्लोज नहीं की। इसमें सिर्फ यही एरर है। ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप एरर ढूंढ के दिखाएं। तो ये आपने कर लेनी है एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है किसी भी मामले में, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा। मेरा ख्याल है कि आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आपको बुक से भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक नज़र मारेंगे तो आपको पेपर तैयार हो जाएगा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। चीज़ें समझने वाली हैं, याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप सिर्फ समझें, आपको समझ आ गई आप खुद लिख लेंगे कि इसमें क्या होता है। और जाते जाते आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आई है तो आप हमें थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें थैंक्स बोल सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।